नमस्कार। आप देख रहे हैं बस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। बिजनेस स्टॉक्स में आपका बहुत स्वागत है। 1 बज चुके हैं और आधे दिन की ट्रेडिंग बाजार में पूरी हो चुकी है। देखिए, बाजार ने कल तो हम ये बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के दिए झटकों को पचा लिया है, बाजार उनसे लड़ने के मूड में है, बुल्स अपनी ग्रिप टाइट कर रहे हैं। लेकिन आज जो सिनारियो देखने को मिल रहा है, थोड़ा डर लग रहा है। निवेशक थोड़े से ज्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, क्योंकि मार्केट क्रैश के करीब आ गया है। अगर अभी भी आप देखेंगे तो निफ्टी इस समय 294 अंक नीचे है, यानी बाजार की स्थिति थोड़ी बुरी दिख रही है। ब्रोकरेजेस और बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स, वो चेतावनी देने लगे हैं, मंदी का डर गहरा रहा है। यहां अगर भारतीय बाजार की आप बात करेंगे, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मेटल, ऑयल एंड गैस, सभी कंपनियों के शेयर बुरी तरीके से टूटते हुए दिखाई दिए हैं। बाजार में चौतरफा बिकवाली इस समय देखने को मिल रही है। तो फिलहाल बाजार के हाल थोड़े नाजुक नजर आ रहे हैं, यानी ट्रंप ने जो टैरिफ बॉम्ब गिराया है ग्लोबल इकोनॉमी पर, उससे कहीं ना कहीं डर का माहौल है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इसके बाद जो बूम आएगा बाजार में वो भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन अगर यूएस मार्केट्स पर भी आप नजर डालेंगे तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। कोविड के बाद सबसे बड़ी गिरावट कल बाजार में देखने को मिली है अमेरिका के। फिलहाल बाजार का मूड माहौल समझेंगे, इकोनॉमी का मूड माहौल समझेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, ये सब कुछ समझेंगे। आज हमारे साथ गौरव गोयल जी इस समय यहाँ पर मौजूद है। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिस्तर। नमस्कार। थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। गौरव जी, डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन पर ही सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो फैसला लिया है, कैसे देख रहे हैं? ये टैरिफ ट्रेड वॉर की शुरुआत अभी तक हम मान के चल रहे थे, लेकिन जो रिपोर्ट्स आने लगी अब सडनली, ब्रोकरेज हाउसेस, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, वो तो सीधे सीधे इसको रिसेशन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनारियो को? तो इस सिनेरियो को हम लोग दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। एक पहला पर्सपेक्टिव अमेरिकन पर्सपेक्टिव है, डोनाल्ड ट्रंप का खुद का पर्सपेक्टिव है, जहां पे वो अपनी कंट्री अमेरिका को अमेरिका के बेनिफिट के हिसाब से देखते हैं, अमेरिका फर्स्ट। और उसके हिसाब से मेरे ख्याल से वो जो कर रहे हैं शायद सही स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मनी प्रिंटिंग एक सोल्यूशन नहीं होता है प्रॉब्लम्स का। उनकी इकोनॉमी में कुछ सीरियस इश्यूज हैं, जैसे उनका फिस्कल डेफिसिट 6-6.5% ऑफ जीडीपी है। देयर लॉट ऑफ अदर इश्यूज, और अगर उसको आज टैकल नहीं करेंगे, उसको कल के लिए छोड़ते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम बलून होके एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। तो उस सेंस में वो जो कुछ कर रहे हैं उसको रैशनल ढंग से उसे समझ सकते हैं। पर वो जिस तरह से प्रोबेबली कर रहे हैं, वो क्वेश्चन मार्क है कि वो सही ढंग है या नहीं है। उनके लिए ना कोई फ्रेंड है, ना कोई फो है, ना कोई एनिमी है, ना कोई दोस्त है, सब एक बराबर है। और वो एलआई के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं, जिसको देखा सबके अगेंस्ट वो टैरिफ लगा रहे हैं। किसी के अगेंस्ट थोड़ा ज्यादा, किसी के अगेंस्ट थोड़ा कम। जो फॉर्मूला लगाया है उन्होंने टैरिफ लगाने का, वो भी थोड़ा अजीबोगरीब है। लेकिन वो सुपर पावर है, कुछ भी कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के नाते अपना कुछ करके उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। मार्केट में ऑब्वियसली अफरा तफरी मची है, और उनके डिसीजंस कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव भी होते हुए दिख रहे हैं। एक दूसरा पर्सपेक्टिव है विच इज रिलेटेड टू अदर कंट्रीज, एंड उस पर्सपेक्टिव में मैं इंडिया के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि मेरे को लगता है कि ओवरऑल इंडिया स्टैंड्स टू गेन फ्रॉम दीज टैरिफ्स। लोग सोचेंगे कि हमारे ऊपर 26% टैरिफ लग गया, जो हम सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो नेचुरली वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ये बिल्कुल सही बात है, हमारा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो महंगा हो जाएगा। लेकिन जो हमारे कंपीटिंग नेशंस हैं उसमें और जो काफी बड़ी संख्या में निर्यात करते हैं, यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, वो उनके ऊपर उन्होंने ज्यादा टैरिफ लगाया है। और कुछ खास सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमारे को एडवांटेज, डिस्टिंक्ट एडवांटेज मिलेगी, और उसका बेनिफिट इंडिया को मिलेगा। कुछ सेक्टर्स में जैसे आईटी है, या आपका जेम्स एंड ज्वेलरी है। ऑटोमोबाइल्स पर उन्होंने पहले ही लगा दिया था 25%। ऑटो एंसिलरी कंपनीज इंडिया सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट करती है, तो वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आईटी कंपनीज और जेम्स एंड ज्वेलरी, इस कुछ इस तरह के सेक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर, जहाँ पे कुछ हम लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं प्लसेस और माइनसेस की बात करूं,
और उसके बाद हमारे को जो एडवांटेजेस मिल रही हैं पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, और अगर हम उसे ठीक ढंग से कैपिटलाइज कर गए, तो मेरे ख्याल से नेट नेट हम लोग एक एडवांटेजेस पोजीशन में रहेंगे। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, वी आर ऑल, हम लोग का इस समय एक ट्रेड नेगोशिएशन भी चल रहा है उनके साथ, होपफुली। और वो दुनिया की, इस चीज को हम नकार भी नहीं सकते कि वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि भाई हम आपसे पंगा लेके बिल्कुल ठीक से आराम से रह सकते हैं, बट अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे, तो मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस इंडिया को मिल सकती हैं। बट ये रातों रात नहीं होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। इम्पोर्ट, यूएस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन टुवर्ड्स इंडिया, ये भी अगर ऐसा होता है तो इट वुड हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कुछ समय के अंतराल पे होगा। और मेरे को लगता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट फंक्शन करती है, तो कहीं ना कहीं इंडिया विल स्टैंड टू गेन। तो इसे अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, इट वुड स्टैंड टू गेन। एक थर्ड पर्सपेक्टिव और देना चाहता हूँ दूसरी कंट्रीज का, जैसे बड़ी कंट्रीज इकोनॉमीज हो गई, चाइना, यूरोप, एंड मे बी सम अदर लार्ज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो इसमें क्या है कि एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ये टैरिफ वॉर जो है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। बड़ी कंट्रीज को आप देखेंगे, काउंटर काउंटर टैरिफ जरूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने एक चांटा मारा तो वो दूसरा चांटा, दूसरा गाल भी ऑफर कर देंगे। इट वुड बी काउंटर टैरिफ्स जो आएंगे ही। यूरोप भी लगाएगा, प्रोबेबली चाइना भी लगाएगा, और हो सकता है शायद इंडिया भी लगाए, आई वोंट बी सरप्राइज। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वॉर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी कीमत एक्चुअली अगर किसी को देनी पड़ेगी, तो वो शायद अमेरिकन्स को देनी पड़ेगी। और ये अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टैरिफ जो है उन्होंने जो लगाए हैं, ये जिस तरह से लगाए गए हैं, उद्देश्य बिल्कुल सही है, लेकिन प्रोबेबली जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया है वो सही नहीं है। जी सर, लेकिन पर्सपेक्टिव तो हर तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का पर्सपेक्टिव भी हम समझ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के पर्सपेक्टिव के होने के बावजूद वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली फिलॉसफी है, वो इस टैरिफ से कहीं ना कहीं डाउन होती ही दिख रही है। क्योंकि अब तो अमेरिका में ही रिसेशन की बातें शुरू हो गई, अमेरिका में मंदी आने की बात शुरू हो गई। अमेरिकन मार्केट्स ने तो ऐसा फॉल देख लिया कल के दिन में, जो कोविड के बाद का सबसे बड़ा फॉल था। अगर हम बात करेंगे तो कंबाइंडली अगर हम देखें तो $2.4 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट वैल्यू जो है वो डाउन हो गई है, वाइप ऑफ हो गई है। S&P 500 कंपनीज की ये जो वैल्यू है इतनी बुरी तरीके से गिरना, ये बड़ी बात मानी जा रही है। और अमेरिकन स्टॉक मार्केट हिला हुआ है बुरी तरीके से। इसको कैसे देख रहे हैं? अमेरिका के पैरों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली डोनाल्ड ट्रंप ने? आपने बिल्कुल सही बोला है। मेरे हिसाब से जैसे मैंने बोला, ये अमेरिकन और अमेरिका के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इमेजिन करिए एक सिनेरियो जहाँ पे कंट्रीज, बाकी कंट्रीज, लार्जर कंट्रीज, उन्होंने गुट बना के और अमेरिका के ऊपर जैसे मैंने बोला कि काउंटर टैरिफ्स लगाए, या फिर बड़ी कंट्रीज जो हैं वो चाइना की तरफ उनका झुकाव ज्यादा हो गया। जो चाइना आज की डेट में उनका यूएस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज। अगर आप ये देखें तो अगर चाइना इस समय अपना सब बाकी कंट्रीज के साथ मिल के दूसरी कंट्रीज को अपनी तरफ कर लेता है उनसे अच्छे, तो एक प्रोग्रेस ऑफ चाइना बिकमिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये प्रोसेस पूरा हिस्टन हो जाएगा। और आप जहां तक आपने मंदी की बात बताई है, स्टॉक मार्केट पे तो इसका प्रभाव पड़ा ही है, बिल्कुल पड़ा है। अमेरिकन मार्केट्स जो हैं अपने हाई से 10-11% करेक्ट हो गए हैं। जो उनका ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है रसल, वो तो और भी ज्यादा गिर गया है। डाउ जोन्स खुद 10% से ऊपर की लगभग उसमें करेक्शन आ गया है। और एक ही दिन में इतना मेजर करेक्शन आना ये दिखाता है कि वहां के लोग काफी चिंतित हैं कि आगे क्या होगा। एक जो वर्ड है स्टैगफ्लेशन यूज करा जा रहा है, जहाँ पे आपकी इकोनॉमी तो स्टैग्नेंट हो जाती है और साथ में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब आप इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगाएंगे अपनी कंट्री में, तो नेचुरली उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो भी प्रोडक्ट यूएस में आएगा, सारी चीजें तो मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, या फिर रातों रात फैक्ट्रीज लगा के अचानक मैन्युफैक्चरिंग नहीं शुरू कर देंगे। वहां पे लेबर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है।
तो अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट को एक नॉर्मल अमेरिकन के लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे वहां का इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो इसीलिए मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि उन्होंने जो टैरिफ के बारे में सोच के लगा तो दिया, और उनकी राय आज से नहीं दशकों से रही है कि दूसरी कंट्रीज हमारे साथ बुरा वो करती हैं, ट्रेड में बुरा बर्ताव करती हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने ईगो को प्रॉब्ली सेटिस्फाई करने के लिए लगा तो दिया है, लेकिन ये अल्टीमेटली अमेरिकन को पे करना पड़ेगा, और इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ सकता है उनकी अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि इट इज काउंटर प्रोडक्टिव, इसीलिए दर्शा भी रहा है। सारी चीजों में दिखाई दे रहा है, उनके स्टॉक मार्केट्स में दिखा रहा है, कमोडिटीज में मेजर करेक्शन आया है। कल आपने देखा हो तो इवन गोल्ड भी स्पेयर नहीं हुआ है। गोल्ड पे जनरली एज अ सेफ हेवन मान के सब लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट रहेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि आगे चल के वो लोग कैसे डील करते हैं। मेरे को लगता है कि वो अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप रियलाइज करेंगे और नेगोशिएटिंग टेबल पे आएंगे और रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनके पास मेरे को लगता नहीं है कि दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव है। जी सर, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी डोनाल्ड ट्रंप का देखने वाली बात है। वो सीधे सीधे ये बात बोल रहे हैं कि मार्केट्स जो हैं वो ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट या कोई भी मार्केट हो, वो इस पूरे सिनारियो के बाद जो है वो बूम पे ही आएंगी। अमेरिका तो बूम पे आएगा ही आएगा, ग्लोबल इकोनॉमी भी बूम पे जाएगी। ये कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस को कैसे देखें? मान के चल रहे हैं इस समय, क्योंकि हर कंट्री की इकोनॉमी इस समय सकते में है कि ये कितना जो टैरिफ आ गया हमारे ऊपर, इसको कैसे डील करें। तो डोनाल्ड ट्रंप इकोनॉमिस्ट नहीं है एक्चुअली, ही इज अ पॉलिटिशियन फर्स्ट एंड देन प्रोबेबली जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमी के बारे में, या जहां से भी वो ओपिनियंस लेते हैं, पर उनको जो भी वो डिसीजन लेंगे उनको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। शायद हो सकता है उन्होंने भी इस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया मार्केट्स में, कल जैसा आया था यूएस मार्केट्स में। उसके बाद एक डिफेंसिव अप्रोच को करने के लिए पॉलिटिशियंस जनरली ब्रवाडो प्रेजेंट करते हैं, एक दिखाते हैं कि हम हमारा डिसीजन बिल्कुल सही है। लेकिन उनका ये कहना कि सारी फैक्ट्रीज कंट्री अपने आप सेल्फ रिलायंट हो जाएगी, कहीं से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सारी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में वापस आ जाएगी, और फिर भी कीमतें नहीं बढ़ेंगी। मेरे को लगता है ये थोड़ा सा डे ड्रीमिंग की तरह है। और जब रियलिटी आती है और सिंक इन करती है, तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से ट्रंप को कहीं ना कहीं इस चीज का रियलिज्म का आभास होगा कुछ समय बाद, और वो टोन डाउन कर जाएंगे। ये मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ बेनिफिट सिग्निफिकेंट होने वाला है, बल्कि नुकसान ही होगा। जी सर, इंडियन शेयर मार्केट कैसे डील करेगा इससे? क्योंकि हमारा बाजार भी आज बुरी तरह टूटा है। हालांकि ग्लोबल मार्केट का असर तो इंडियन शेयर मार्केट पे पड़ना लाजमी है, लेकिन चौतरफा बिकवाली, आईटी स्टॉक्स बुरी तरह टूट गए, फार्मा स्टॉक्स बुरी तरह टूट गए, मेटल्स में लगभग 3 से 5% तक की भारी गिरावट देखने को मिल रही है, ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स टूट गए हैं। इंडियन मार्केट पे लगातार इस समय ऑलरेडी बिकवाली का प्रेशर था, करेक्शन जोन में जा रहा था शेयर बाजार, और अभी डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन के बाद बाजार एकदम उथल पुथल हो गया है। इंडिया विक्स की अगर बात करेंगे तो 4% के आसपास का उछाल है इंडिया विक्स में। कैसे संभलें, कैसे? तो ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो हम लोग ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट कल तो हम लोग ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुए थे। बैंकिंग इंडेक्स पॉजिटिव में था, और आज भी बैंकिंग इंडेक्स पॉजिटिव में ही है। सो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इंसुलेटेड हैं पूरा, जो भी ग्लोब में हो रहा है तो उससे हम इंसुलेट हो जाएंगे, नीजर रिएक्शंस आएंगे। कल फार्मा सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। आज डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट फार्मा सेक्टर के अगेंस्ट आ गया, तो फार्मा सेक्टर में भी करेक्शन आ गया। तो अभी कुछ दिनों तक ये अफरा तफरी बनी रहेगी, जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाएगी और आगे क्या उनकी मंशा है ये सब पता चलेगा नहीं, तब तक इस तरह का उथल पुथल चलता रहेगा मार्केट में। जहां तक मेरे को इंडियन मार्केट्स ओवरऑल लगता है, मेरे को पॉजिटिविटी नजर आती है। अगर हम कुछ सेक्टर्स को छोड़ दें और स्किप कर दें, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, प्रॉब्लली इस समय उसको साइड में कर देना चाहिए। और इन अपना निवेश को, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सब निकल जाएं, क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लली अवॉइड करें दिस पॉइंट।
बट देयर आर अदर सेक्टर्स, बहुत अलग सेक्टर्स हैं, खासकर जो जिनका रिलेशन ग्लोबल उससे नहीं है। तो ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर है, उसका आज की डेट में उनका मल्टीपल रीजंस की वजह से वो इट लुक्स एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, वहां पे ऑलरेडी काफी करेक्शन आया है, मतलब 4-5 साल में इट वाज वन ऑफ द लीस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स। सेकेंडली, वहां पे जितने इश्यूज और प्रॉब्लम्स थे, आरबीआई ने काफी हद तक सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर दिया। चाहे वो बैड डेट्स का प्रॉब्लम था, चाहे चाहे वो और बहुत सारी वहां पे समस्याएं प्लेग थी। आज की डेट में बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर का प्राइस टू बुक लेवल्स, प्राइस टू अर्निंग लेवल्स वगैरह सब बहुत कम हो गए हैं, और ऐसी सिचुएशन में दिस सेक्टर लुक्स एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नॉट बैड। आफ्टर इतना करेक्शन होने के बाद तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो ऐसे कुछ आप यहाँ पे ऐसे सेक्टर्स को देखिए जहां पर इंडिया इंडिया सेंट्रिक सेक्टर्स रहेंगे, वहां पे मेरे ख्याल से निवेश करने का अच्छा टाइम है। ऑलरेडी मार्केट में करेक्शन भी आया हुआ है पहले का, ऑलरेडी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। अगर और थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो प्लीज, मेरे ख्याल से तो हर 5% या 5% के फॉल पे आप ट्रांचेस में अपने पैसे को डिवाइड करके प्लीज इन्वेस्ट योर मनी इन द मार्केट। आप 5 साल बाद जब मुड़ के देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपके बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स अभी हुए। एडवर्सिटी में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अपॉर्चुनिटी को आप दोनों हैंड से ग्रैब करेंगे, अच्छे ढंग से ग्रैब करिए। वेल्थ मेकिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। जी सर, हमारे कुछ व्यूअर्स भी ये पूछ रहे हैं, जैसा कि अभी हम ये बातचीत कर रहे हैं तो उनका भी यही पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी अभी करते रहना चाहिए, जारी रखें? ऐसा तो नहीं है कि ट्रम्प के टैरिफ से जो बाजार को झटका लगा है उससे म्यूचुअल फंड या एसआईपी करने पर कोई असर पड़ेगा, पोर्टफोलियो पे कोई असर पड़ेगा? तो एसआईपी एक ऐसी चीज है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट करते हैं, और जब मार्केट्स गिरे हुए होते हैं तो आपको ज्यादा एसआईपी, मतलब एसआईपी कभी छोड़नी नहीं चाहिए। इनफैक्ट आपको, अगर आप बढ़ा सकते हैं तो उसे बढ़ाने का स्कोप रखिए। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। आप, ऐसा नहीं है कि मार्केट के करेक्शन के समय आप उसे बेच लें। इनफैक्ट मार्केट जब नीचे आता है तो आप ज्यादा यूनिट्स परचेज कर पा रहे हैं। तो एसआईपी को आप या तो गोल्स के हिसाब से देखिए। जब आपने एक एसआईपी क्रिएट किया तो आपने कोई गोल के लिए एसआईपी क्रिएट करी, तो आप उस गोल जब अचीव हो जाए तब उसे बंद करिए। या फिर आप रिटायरमेंट के समय अपना करिए, जब आपको रिटायरल फंड्स की जरूरत हो, या फिर कोई गोल हो गया जैसे मैंने बताया, किसी बच्चे की शादी है या कुछ है इस तरह का है, या एजुकेशन के लिए करा है आपने, उसके उसके हिसाब से करिए। एसआईपी को बंद करने की गलती मत करिए। जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि एसआईपी जो गलत टाइम पे बंद कर देते हैं उनको उससे नुकसान होता है। और एसआईपी एक वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बढ़िया बढ़िया जरिया है, जहाँ पे आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट भी मिलता है। आपकी वेल्थ छोटे से पैसे में मल्टीप्लाई, आप छोटा छोटा पैसा हर महीने लगाते हैं, इंस्टॉलमेंट की तरह लगाते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में गिव्स यू ट्रिमेंडस रिटर्न्स। जो मार्केट में करीब 13-14% का रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन, वो आपको मिल जाता है। और उस पे जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, उसकी वजह से आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि एसआईपी में अगर आप 20 साल की एसआईपी करें और 12% का रिटर्न उस पर हम कंजर्वेटिवली लेके चलते हैं, तो आपका करीब 10,000 रुपए की एसआईपी हर महीने पे आपको 20 साल में 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। और ये अमाउंट कहीं और ज्यादा भी हो सकता है अगर आप उसको 10% एसआईपी हर साल के हिसाब से बढ़ाएं। ऑब्वियसली मैं डिस्क्लेमर एक कोट करना चाहूंगा, इक्विटीज हैं, कोई गारंटी नहीं होती इन सब चीजों की, लेकिन ये हमें पास्ट हिस्ट्री ने बताया है। आप एसआईपी को बंद करने की बिल्कुल गलती मत करिएगा। एसआईपी को कंटिन्यू करिए, और आपके पास स्पेयर फंड्स हैं तो प्लीज ऐड मोर एसआईपी, एंड अपने गोल्स के हिसाब से आप प्लीज इन्वेस्टमेंट जारी रखें। जी सर, ये जो ग्लोबल रिसेशन की बात सामने आ रही है, इसके ऊपर भी आपसे आपकी जानकारी जानना चाहूंगी कि क्या व्यू है ग्लोबल रिसेशन? जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े ब्रोकरेजेस, बड़े इंस्टीट्यूशंस ये कह रहे हैं कि ट्रम्प का ये मूव जो है उससे बहुत कुछ बदलने वाला है। अगर हम उनकी राय पे जाएं, जो स्टेटमेंट्स आए हैं जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ने वाली है, बाजार और ज्यादा कमजोर होगा, और
कई देशों के बिजनेसेस पर असर पड़ने वाला है, इंक्लूडिंग अमेरिका। अमेरिका और दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है और इससे ग्लोबल रिसेशन यानी वैश्विक रूप से आर्थिक मंदी की संभावना है। सर, ग्लोबल रिसेशन बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा टर्म है और बहुत अवॉइड करने की कोशिश बहुत समय से रिसेशन को की जा रही थी, लेकिन अब ये टर्म एकदम कॉमन हो चुका है, हर किसी के मुंह पे है कि ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। इसको कैसे देखें? तो मेरे को ये लगता है कि ग्लोब में दो बहुत बड़ी इकॉनमीज हैं, इंडिया और चाइना, जहाँ पे रिसेशन का कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। तो इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू, इवन ये ट्रम्प के टैरिफ्स और इनकी वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है, इंडिया करीब 6%, 6.5% के आसपास ग्रो करना चाहिए। इवन अगर हम फुल ब्लोन इम्पैक्ट लेते हैं टैरिफ्स का, चाइना भी 4.5% के हिसाब से, 4.5% के हिसाब से ग्रो करेगा। तो मेरे को लगता है कि ऐसी सिचुएशन में अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, वो सब मिला के ब्राजील, इंडोनेशिया, यूरोप वुड बी मोर और लेस स्टैग्नेंट। लेकिन मेरे को ये लगता है कि ग्लोबल रिसेशन आना तो शायद एक अतिशयोक्ति होगी। मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। लेकिन मेरे को ये जरूर लगता है कि यूएस में ग्रोथ काफी हद तक सफर कर सकती है। इन्फ्लेशन और ग्रोथ का एक टॉक्सिक कॉम्बिनेशन होता है स्टैगफ्लेशन, और वहां पे वो हिट करेगा, ये मेरे को लगता है। लेकिन मेरे को ऐसा भी लगता है ये ट्रम्प की सिर्फ एक बिजनेस चालिंग है जिसे कह सकते हैं, या उनके नेगोशिएशन करने का तरीका है, ताकि वो दूसरी कंट्रीज पर दबाव डाल सकें और अल्टीमेटली उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आए और उनके साथ मैक्सिमम एडवांटेजेस ले सकें। यही उनका ऑब्जेक्टिव है पूरा इस एक्सरसाइज का। और फाइनली मेरे को लगता है कि ये काफी हद तक रिलैक्सेशन हो जाएंगे अमेरिका में। दिस इज माय होप एंड आल्सो माय बिलीफ। जी सर, फार्मा स्टॉक्स जो है कल थोड़ा बेहतर स्थिति में नजर आ रहे थे, क्योंकि बहुत जब टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ तो सबसे पहली चीज जो हमने देखी कि फार्मा जो है वो दूर था टैरिफ से। टैरिफ दरों के उस लिस्ट में फार्मा को इंक्लूड नहीं किया था जब इंडिया की बात आई थी। इंडिया पे जो 27% का टैरिफ लगा उसमें फार्मा इंक्लूडेड नहीं था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बात बोली है, उनका ये स्टेटमेंट है कि फार्मा पर वो लेवल के टैरिफ आएंगे जो लेवल किसी ने इमेजिन भी नहीं किए हैं। और उसके बाद फार्मा स्टॉक्स बुरी तरीके से क्रैश करते हुए दिखाई दिए। अगर अभी भी निफ्टी फार्मा पे देखेंगे तो 4.5% की गिरावट है। यहाँ पर 50,000 माफ कीजिएगा, 20,519 के लेवल पर आ गया निफ्टी फार्मा। 900 अंक गिर चुका है इस समय। फार्मा स्टॉक्स में जोरदार बिकवाली है। अब सर, फार्मा स्टॉक्स जिनके पास है वो अब क्या स्ट्रैटेजी लें, क्या करें? बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ पर, मोमेंट्री गिरावट मान के चले इसको? तो फार्मा सेक्टर जहां तक है, कल बहुत ज्यादा बढ़ा था, आज उतना ही गिर गया है। तो ये बेसिकली नी जर्क रिएक्शंस हैं। कल उनको लगा, सबको लगा कि फार्मा सेक्टर पे टैरिफ्स नहीं आएंगे। हालांकि उन्होंने बोला था कि हम कुछ सेक्टर्स जैसे फार्मा है उसको हम अलग से एक बाद में इसके ऊपर लेके आएंगे टैरिफ्स। और आज भी उन्होंने बेसिकली रिपीट करा, उन्होंने कहा कि हम लोग अलग सेक्टर की तरह से ट्रीट करके अलग से इस पर टैरिफ्स लगाएंगे। और बेसिकली उन्होंने कुछ बदला, ऐसा कुछ मेजर चीज नहीं बोली जो पहले नहीं बोली थी। बट मार्केट ने क्या समझा, कैसे समझा, कैसे लिया, इट्स डिफिकल्ट टू से दैट। बट मेरे को लगता है कि थोड़ा ओवर रिएक्शन है मार्केट में। दूसरी बात है, ये बात ध्यान रखने वाली है कि यूएस में हेल्थ सेक्टर एक बहुत सेंसिटिव सेक्टर है और नॉर्मल अमेरिकन इससे बहुत प्रभावित होता है। उन्होंने पहले राउंड में फार्मा को इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि फार्मा के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी बहुत है एक्सपोर्ट्स की, और अगर वो कोई डिसीजन टैरिफ का लेते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट एक बहुत बड़े तरीके से अमेरिकन के ऊपर आता है। और अमेरिकन को ये बात बिल्कुल नागवार रहेगी कि अगर उनकी दवाइयां आमतौर पे जो मिलती हैं वो महंगी हो जाए, और उससे वो उन्हें अनपॉपुलैरिटी का डर भी है। तो और ये बात काफी हद तक सही भी है कि इस चीज को वो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी फार्मा पे टैरिफ्स लगाएंगे। और ये बात भी सोचने वाली होगी कि मेरे को नहीं लगता है वो, अगर उनको टैरिफ लगाना भी होगा तो एक छोटा सा टैरिफ लगाएंगे, मे बी एक सिंबॉलिक टर्म्स में लगा देंगे, लेकिन इस पे कोई सिग्निफिकेंट टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज अमेरिका विल सफर मैसिवली।
और ये फार्मा इज आई थिंक विद दिस फॉल फार्मा इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, खासकर सीडीएमओ जो एरिया है ये बहुत ही अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है। और इंडिया के फार्मा सेक्टर मेरे ख्याल से विल डू वेरी वेरी वेल इन टाइम्स टू कम। तो फार्मा इज अ बिग पॉजिटिव फ्रॉम आवर साइड। सर फार्मा स्टॉक्स को अभी रडार पर रख सकते हैं निवेशक? फार्मा स्टॉक्स में अभी जो इन्वेस्टेड हैं या जो उसकी तरफ देख रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव ग्रोथ के ही सिम्टम्स नजर आ रहे हैं? एब्सोल्युटली, मेरे हिसाब से फार्मा सेक्टर इज अ सेक्टर टू वॉच आउट फॉर। फार्मा सेक्टर में आगे चल के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं ग्रोथ की। और निवेशक ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें आप फार्मा सेक्टर को ओवरऑल इंडेक्स की तरह ईटीएफ में भी ले सकते हैं, और इसमें एक एसआईपी कर सकते हैं 1-2 साल के लिए, कुछ समय के लिए जी सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक यहाँ पे अच्छी ग्रोथ के अच्छे चांसेस हैं। और हमारी फार्मा की कुछ, बट चूज द राइट कंपनीज, चूज द बिगर एंड द बेस्ट कंपनीज दैट ऑपरेट इन इंडिया, ऑपरेट आउट ऑफ इंडिया, एंड मेरे ख्याल से बहुत पैसा यहाँ पे बन सकता जी सर, फिर ऑयल एंड गैस की तरफ भी आना चाहेंगे। ऑयल एंड गैस इंडेक्स भी आज बुरी तरह टूटा है। ब्रेंट क्रूड का भाव नीचे आ गया है बेसिकली, और जब क्रूड का भाव नीचे आता है तो हम ये मान के तो चलते हैं पेट्रोल डीजल हो जाएगा सस्ता थोड़ा, लेकिन अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं बेसिकली ऑयल एंड गैस कंपनीज। तो जैसे ही ब्रेंट क्रूड का भाव नीचे आया इस पूरे टैरिफ सिनारियो के बाद, वैसे ही ऑयल एंड गैस कंपनीज बुरी तरह टूटी। और इस समय अगर देखें तो 4% की गिरावट ऑयल एंड गैस इंडेक्स में देखने को मिल रही है निफ्टी के। ऑयल एंड गैस कंपनीज को लेकर के कितना प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिख रहा है सर? ऑयल एंड गैस में निवेशकों को अब क्या स्ट्रैटेजी लगाने की सलाह आप देंगे? कैसे इस गिरावट से संभले? क्रूड जैसे ऊपर जाएगा इसका भी भाव ऊपर जाएगा, पर ये तो इनवर्स रिलेशनशिप हो गया ना। हमें क्रूड भी कम चाहिए ताकि हमें सस्ता पेट्रोल डीजल मिल सके, फिर हमारे फार्मा स्टॉक्स भी नीचे आने लगते हैं। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है टैरिफ के बाद थोड़ी सी अनस्टेबल हो गई है। बिल्कुल सही बोला आपने। ये, पर मैं ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के लिए मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मेरे को लगता है कि वहाँ पे पैसे बनने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। उसके पीछे रीजन है, मैं रीजन आपको आउटलाइन कर देता हूँ। आज की डेट में ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी जैसे बीपीसीएल, मैं कोट नहीं कर रहा हूँ नाम ना, मैं ये कह रहा हूँ कि इन कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। इनमें से बड़ी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज है, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, आईओसी हो गया। इन सब कंपनीज आज रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बना रही हैं। ऑलमोस्ट 8-10 रुपए का पर लीटर उनको बेनिफिट हो रहा है। और ये सब उनके प्रॉफिट्स की तरफ जा रहा है। तो सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस इन कंपनीज को मिलेगी जब तक गवर्नमेंट इंटरफेयर करके मे बी सम प्राइस में कुछ चेंजेस कर दे, प्राइस कम कर दे। बट इन एनी केस तब भी उनके बहुत रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हो रहे हैं, और ये बेनिफिट्स इनको डेफिनेटली मिलेंगे। तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा प्लस है। ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज में इतना बड़ा पॉजिटिव बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे ओएनजीसी वगैरह वो रिफाइन कर रही हैं, वो प्रोड्यूस कर रही हैं ऑयल, तो उनके लिए शायद नेगेटिव है ये थोड़ा का थोड़ा ऑयल, क्योंकि उनको ऑयल बेचना होता है फाइनली। तो उनको कम रियलाइजेशन होगा। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के लिए बेनिफिट हुआ। तो वी आर पॉजिटिव फॉर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज। ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग कंपनीज के लिए इतना नहीं है। जब तक जीआरएम सेटल ना हो सिंगापुर वगैरह में नीचे ना आए तब उनको शायद बेनिफिट हो जाए, ग्लोबली सेल कर सकते हो इन दैट केस। बट हम लोग एज ऑफ नाउ स्टे अवे फ्रॉम ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज एंड इन्वेस्ट मोर इन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज। सो प्लस फॉर दैट। जी सर, मेटल्स पर तो कोई टैरिफ वाला वो गाज गिरी नहीं है, बट मेटल्स भी आज बुरी तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर देखें तो ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ का जो रेट जारी किया है उसमें मेटल्स को बाहर ही रखा है। इसके बावजूद मेटल्स पर दबाव, ये ओवरऑल मार्केट का दबाव है जो मेटल्स पे आया हुआ है। मेटल इंडेक्स को थोड़ा पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं, अभी अपॉर्चुनिटी बन रही है मेटल इंडेक्स में। तो बेसिकली उन्होंने 2-3 मेजर मेटल कंपनीज मेटल मेटल कमोडिटीज हो गए, जैसे कॉपर हो गया या आपका पहले एल्यूमिनियम वगैरह, तो इन सब पे थोड़ा बहुत टैरिफ पहले लगा दिया था, और अब जो है उसको एक्सक्लूड करके रखा है। मेरे को लगता है कि बाकी चीजों पे तो उन्होंने लगाया है टैरिफ एक्चुअली। तो जहां तक मेरे को ये लगता है कि
मेटल कंपनीज में ऑलरेडी डिमांड का इशू है आज की डेट में। तो आई विल स्टे अवे फ्रॉम मेटल कंपनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। डस्ट को सेटल होने देते हैं, सब कुछ देखते हैं, उसके बाद क्या डिमांड रहती है। डिमांड में स्लो डाउन है अक्रॉस द बोर्ड। चाइना में भी डिमांड की थोड़ी बहुत कमी है, यूएस में भी डिमांड की कमी है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम मेटल सेक्टर से कुछ समय के लिए बाहर हैं। जब डस्ट सेटल हो जाएगी, ऑयल एंड गैस, ये मेटल सेक्टर में अपने आप पता चलेगा कि कैसे लेना है। इनफैक्ट आज की डेट में गोल्ड एंड सिल्वर जो इतनी तेजी से प्रोमिनेंटली भाग रहे थे, उसमें भी थोड़ा सा रिएक्शन है। बट आई एम स्टिल पॉजिटिव ऑन गोल्ड। सिल्वर पे भी मैं पॉजिटिव हूँ। तो मे बी वहां पे हम लोग देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट अदर देन दैट, मेटल से हम लोग थोड़ा सा अभी बच के रहेंगे। जी सर, लेकिन अगर ओवरऑल सिनेरियो देखें, हम आपसे एक आखिरी सवाल यही पूछना चाहेंगे, इंडियन कंपनीज के लिए ये टैरिफ क्या पॉजिटिव लाइट लेकर के आया है? क्या भारतीय कंपनियों को अमेरिका का ये डिसीजन बेनिफिट करता हुआ दिखाई दे रहा है? इंडियन कंपनीज इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करती दिखाई देंगी? तो ये तो एक नो ब्रेनर है कि जो हमारे कंपीटिंग कंट्रीज हैं, मोस्ट मोस्ट एक्सपोर्ट्स पे, मैं सारे एक्सपोर्ट्स नहीं बोलूंगा, बट मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट्स में जो हमारी कंपीटिंग कंट्रीज हैं, इवन टेक्सटाइल सेक्टर को अगर आप देखें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो जैसे आपका वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, उस पर उन्होंने कहीं ज्यादा टैरिफ लगाया है। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं उनकी कीमत मान लीजिए पहले 100 रुपए थी, और अब वो 150 रुपए हो गई है जो वहां से इम्पोर्ट हो रहा है। और हम लोग की पहले कीमत 110 थी और अब 140 हो गई है। तो हम लोग शायद अभी भी अब उनके तुलना में हमारा जो एक इम्पोर्ट प्राइस है फ्रॉम अमेरिकन पर्सपेक्टिव, वो जो है काफी बेटर है। तो नेचुरली दे वुड वांट टू शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिया। ऐसी सिचुएशन में हम लोग को देखेंगे नेचुरल एडवांटेजेस मिलनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कि हम कितना कैपिटलाइज कर पाए, हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर कि हम उस पर कितना कैपिटलाइज कर पाए, कितनी एनिमल स्पिरिट दिखा पाए, और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझकर हम लोग इसके ऊपर अटैक कर सकें। तो मेरे को लगता है अगर हम सही तरीके से इस गेम को खेलेंगे तो हम लोग को एक विनिंग एज डेफिनेटली मिलेगी। जी सर, ओवरऑल अब निवेशकों के लिए क्या सलाह होगी? कैसे देखें मार्केट के इस फॉल से? क्योंकि जब भी हमारे बाजार में इतनी तेजी से फॉल आना शुरू होता है, हालांकि अब तो थोड़ी आदत हो गई है, पिछले कुछ समय से करेक्शन जोन में ही है बाजार, लेकिन बड़ा फॉल है, और बड़ा फॉल जब आता है निवेशक थोड़े हो जाते हैं चिंतित अपने पोर्टफोलियो को लेकर के। कैसे बैलेंस पोर्टफोलियो अभी के समय में मेंटेन करें, ये आपसे जानना चाहिए। तो मैं मार्केट्स को पिछले 25 साल से देख रहा हूँ, और मार्केट्स की ये एक नियति है कि मार्केट ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे। और ऐसा शायद ही कभी कोई रहा होगा कि मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करते। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे अप और डाउन, तो वो मार्केट के लिए अनहेल्दी होता है। ऊपर जाना, नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, ये एक नेचुरल मूवमेंट है, और एक हेल्दी साइन है मार्केट के लिए। एट द एंड ऑफ द डे आप लॉन्ग टर्म चार्ट उठा के देखेंगे तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व ही होता है। तो आप अगर इन चीजों से आज की डेट में पैनिक होकर मार्केट से निकल जाएं, और अचानक मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आ जाए, तो आप तो वो डेज में इन्वेस्टेड ही नहीं होंगे जब मेजर मूवमेंट्स अपसाइड पे आ जाते हैं। और ऐसे गिने चुने ही दिन होते हैं साल भर में, मे बी 8-10 दिन होते हैं जब मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ता है, और आप उन दिनों में नदारद होंगे, तो आपके तो गेन्स बनेंगे ही नहीं। तो मार्केट में आपको यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। ये मार्केट फॉल को अपॉर्चुनिटी की अगर आप तरह देखेंगे, मैं हमेशा से ये मार्केट फॉल्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ। आप अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं, और आपने शॉर्ट टर्म पोजीशंस नहीं ले रखी है, बाय द वे आई एम नॉट अ शॉर्ट टर्म एक्सपर्ट, ना मैं किसी को सलाह देता हूँ शॉर्ट टर्म में मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। मार्केट्स आर मेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, आप 5 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे, तो आप अगर आपने आज पैसा नहीं लगाया, या मार्केट के नीचे गिरने पर और पैसा नहीं लगाया, तो आप हमेशा रिग्रेट करेंगे। इसे हम रिग्रेट रैली बोलते हैं। ये मार्केट तो ऊपर बढ़ गए पर आप इन्वेस्टेड नहीं है, तो सिर्फ रिग्रेट ही रह जाती है, और रैली भी रिग्रेट रैली होगी।
तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में, पर एक मेथोडिकल तरीके से करना चाहिए। वी कॉल इट मेथड टू मैडनेस, हम इसे बोलते हैं मेथड। मार्केट तो मैड हाउस की तरह होती है, उसमें आपको एक मेथोडिकल इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। घबराइए नहीं, स्टे इन्वेस्टेड। मार्केट ऐसा ही चलता है और ऐसे ही चलेगा। आप हर बार आप जंप नहीं करेंगे। जैसे बंदर हर समय, उसकी तो वो तो नेचर होती है ऊपर नीचे कूदने की। अगर हम लोग मार्केट्स की तरह हर बार ऊपर नीचे जंप करने लगे तो हम तो बंदर रह जाएंगे, हम मंकी बन जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखने वाली। जी सर, आईटी कंपनीज के लिए मौका सुनहरा है इस समय, इंडियन आईटी कंपनीज के लिए। अमेरिका की, क्योंकि जब अमेरिका की बात होती है आईटी की बात जरूर होती है। आईटी कंपनीज, हालांकि आज तो आईटी सेक्टर भी क्रैश कर गया है पूरी तरीके से, पर क्या अपॉर्चुनिटी बेहतर दिख रही है इस टैरिफ के बाद? तो मेरे को लगता है कि हम लोग को अभी थोड़ा सा इस सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। आईटी सेक्टर इज वन सेक्टर जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड रहेगा इस पूरे प्रकरण में, टैरिफ के समय में, क्योंकि वहां पे हम लोग काफी सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट करते हैं। चाहे बड़ी इंडियन आईटी कंपनीज हो, चाहे मिड कैप कंपनीज हो, चाहे सब सब खासकर यूएस को बहुत मेजर एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे टैरिफ्स ऐड कर रहे हैं और हम लोग शायद, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी वहां पे थी, तो ये थोड़ा नेगेटिव बैठता है आईटी सेक्टर के लिए। मेरे को लगता है कुछ समय के लिए वेट करते हैं। लेट अस सी कैसे डेवलपमेंट्स आगे प्रोसीड करते हैं, ट्रम्प्स कितना रोल बैक करते हैं। अगर करते हैं तो ऐसी सिचुएशन के बाद हम देखेंगे। मेरे को लगता है अगर ऐसा कोई रोल बैक वगैरह आता है तो वो टाइम शायद सही रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर आप करना भी चाहते हैं इस फॉल में, तो आप प्लीज वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट मत करिए। आप मे बी एक साल के एक सिस्टमैटिकली आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहिए और देखिए कि आगे कैसे रहता है। ओवरऑल अवॉइडेबल। तो आईटी थोड़ा सा अवॉइड करने की अभी जरूरत है। वैसे बाकी सेक्टर्स में भी अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखना ही बेनिफिशियल होगा, मान के चले इसको। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि आप अपने प्लीज सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करिए इस समय। और अपने सिस्टमैटिकली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा का सारा पैसा आज लगा दीजिए। देयर कुड बी फर्दर करेक्शन इन द मार्केट। अगर करेक्शन होता है तो आप और लगाइए। मे बी आज आपके पास 100 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, तो हो सकता है 20 रुपीज आज इन्वेस्ट कर दीजिए, 20-25 रुपीज इन्वेस्ट कर दीजिए। 4 ट्रांचेस में डिवाइड करिए और हर कुछ 3-4-5% के फॉल पे इंडेक्स के आप ये इन्वेस्ट करिए। 5% के फॉल पे और इन्वेस्ट करिए। तो कहीं ना कहीं आपको लो कॉस्ट की एडवांटेजेस भी मिल जाएगी। अपना नजरिया लंबा रखिए। आई एम ऑल वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर मार्केट। इंडिया के लिए मैं खासकर बहुत ही ज्यादा बुलिश हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरे को लगता है अगले 2 डेकेड्स, 20 साल, आने वाले 20 साल इंडिया के लिए बने हुए हैं और इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड है। जो इस समय मिस कर जाएगा शायद उनको गेन्स नहीं मिल पाएंगे, अपनी वेल्थ क्रिएट करने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैंने जो कुछ देखा है, मैं जो कुछ समझा हूँ आज तक मार्केट्स के बारे में, तो मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, अपनी क्षमता, रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए मार्केट को। इस चीज को मत भूलिए कि आप ओवर इन्वेस्ट मत करिए इक्विटीज में। इक्विटीज कैन बी वेरी डेंजरस, बट जितना आपका रिस्क प्रोफाइल आपको अलाउ करता है, आप उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। और आप 5 साल का अगर नजरिया रखेंगे तो आप डिसअपॉइंटेड नहीं रहेंगे। बहुत वेल्थ क्रिएट। जी गौरव जी, आज हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि आसान तरीके से हमने डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन को समझने की आपके साथ कोशिश की है। क्या कुछ असर पड़ सकता है ये भी आपने बहुत आसान भाषा में समझाया। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स की काफी कुछ क्लैरिटी अब हो गई होगी इस डिसीजन को लेकर के। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तो फिलहाल सर, अगर आप चाहें तो आप एग्जिट कर सकते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को तब तक थोड़ा मार्केट का डेटा एक बार बता देती हूँ। जितनी देर हम गौरव जी के साथ बातचीत कर रहे थे, उतनी देर में बाजार में देखिए गिरावट थोड़ी और बढ़ गई है। लगभग 350 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी दिखा रहा है और निफ्टी बैंक में 63 अंकों की अब गिरावट आ गई है। अभी कुछ देर पहले तक निफ्टी बैंक जो था वो थोड़ा पॉजिटिव साइड पे नजर आ रहा था, लेकिन अब यहाँ भी 63 अंकों की गिरावट दिखने लगी है। तो बाजार फिलहाल तो बिकवाली से उबर नहीं पा रहा है। बिकवाली तेजी से हो रही है, हावी है बिकवाली बाजार पर। और अगर ओवरऑल ऐसे देखा भी जाए तो बैंकिंग एंड फाइनेंस की कंपनियां थोड़ा संभालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आईटी, ऑयल एंड गैस, मेटल, इसके अलावा और भी सेक्टर्स हैं जैसे रियलिटी, इन सब जगह भारी बिकवारी देखने को मिल रही है। देखिए
कोल इंडिया जैसा स्टॉक इस समय लगभग 3.25% टूटा हुआ है। डॉक्टर रेड्डी टॉप लूजर्स में है, इस समय 5% की गिरावट दिखा रहा है। आइशर मोटर्स में 2.5% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। HCL टेक जैसी कंपनी में लगभग 3.25% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। हालांकि HDFC बैंक का जो स्टॉक है वो 2.25% चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन HDFC लाइफ का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो वहां पर लगभग 1% की गिरावट है। ऑटो स्टॉक्स का रुख करिए तो हीरो मोटोकॉर्प में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। मेटल्स का रुख करिए, हिंडेल्को में लगभग 8% की गिरावट है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं बाजार के जो हालात है, आज मूड माहौल बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा है। इंडिया विक्स भी 4% के आसपास उछलता हुआ दिखाई दिया है। बड़ी कंपनियों की अगर आप रुख करेंगे तो इन्फोसिस जैसी कंपनी 3% टूट गई। ITC जैसी कंपनी में गिरावट दिख रही है। JSW स्टील में लगभग 4% के आसपास की गिरावट है। अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक 1.25% के आसपास टूटा हुआ है। एशियन पेंट्स में गिरावट दिख रही है। बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक में 0.34% की बढ़त दिखाई दे रही है। हालांकि फाइनेंशियल्स में अब तक जो स्टॉक बेहतरीन करता हुआ दिखाई दे रहा था, बजाज फिनसर्व, वो भी आज गिरावट का सामना कर रहा है। 0.25% की गिरावट यहां भी दिख रही है, लेकिन बजाज फाइनेंस आज भी पॉजिटिव है, 2.25% की बढ़त दिखा रहा है। लगभग सभी बड़े स्टॉक्स जो हमने आपको बताए हैं वो काफी वॉलेटाइल दिखाई दे रहे हैं। पूरे दिन बाजार का मूड माहौल क्या रहता है, आधे दिन की ट्रेडिंग अभी भी बाकी है, देख लेंगे कि क्या करता है बाजार। वैसे उम्मीद यही की जा रही है कि आज थोड़ा स्लो डाउन रहेगा बाजार, थोड़ा गिरावट के साथ ही बंद हो सकता है। 3:30 एक बार फिर आपके साथ हम लाइव जुड़ेंगे। रजत देवगन जी हमारे साथ मौजूद होंगे और देखते हैं कि बाजार ने पूरे दिन क्या किस तरीके से कामकाज किया। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है आज, किस तरीके से बाजार क्लोजिंग देकर के जाता है और अगले हफ्ते के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी लेकर के प्रिपेयर रहना चाहिए, ये सब कुछ 3:30 आपके साथ हम करेंगे डिस्कस। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।